प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा के तहत यूं तो विषय होना चाहिए दिल्ली में चल रहा चुनाव, जिसमें यमुना के पानी को लेकर हर दिन कुछ नई कहानी सामने आ रही है। पर हम बात दिल्ली के चुनाव पर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो संसद का सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, उसमें आने की संभावना के साथ एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसको वक्फ बोर्ड से संबंधित के संदर्भ में हम जानते हैं। 8 अगस्त 2024 को संसदीय एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में प्रस्तुत किया था। लंबे समय से वक्फ बोर्ड में संशोधन की संदर्भ में पैरोकारी सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के द्वारा की जाती थी। वक्फ बोर्ड के कई प्रावधानों में संशोधन की जरूरत बताते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जब लोकसभा में यह विधेयक पेश किया तो बड़े जोर शोर के साथ विपक्ष ने इसका प्रतिवाद किया। सरकार ने ज्यादा हील हुज्जत नहीं की और विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए इसे संयुक्त संसदीय समिति के हवाले करने का फैसला सुना दिया और इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के तुरंत गठित हो गई। जगदंबिका पाल उस संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए और इसकी पहली बैठक 22 अगस्त 2024 को होगी। उसके बाद समय समय पर बैठक होती रही। आखिरी बैठक के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि जगदंबिका पाल तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहे हैं, विपक्ष की बातों को अनसुना किया जा रहा है और इस प्रकार की समिति का कोई औचित्य नहीं है। मामला इतना तनावपूर्ण रहा कि गुस्से में आकर जगदंबिका पाल ने विपक्ष के तमाम सदस्यों को एक दिन के लिए निष्कासित भी समिति से कर दिया और उनके निष्कासन के बाद इसके संदर्भ में तमाम संशोधनों को मंजूरी दे दी गई। जो संशोधन मंजूरी दी गई है वो अधिकांशतः एनडीए के सांसदों के द्वारा प्रस्तावित है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनके द्वारा सुझाए गए संशोधनों को सिरे से नकार दिया गया है और बहुमत के आधार पर संयुक्त संसदीय समिति ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें लाए जाने की संभावना। तो अब इस वक्फ बोर्ड के संदर्भ में लाए जा रहे विधेयक का अंजाम क्या होगा, इसके प्रावधानों से आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस पर आज हम विमर्श करेंगे। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं जिनसे आपका परिचय कराएंगे और देश के लिहाज से महत्वपूर्ण इस विषय पर कुछ गंभीर किस्म की बातचीत करने की ईमानदार कोशिश करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इस वक्फ बोर्ड के संदर्भ में समर्पित है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि सही सही है भले ही हर कोई इसके खिलाफ हो और गलत गलत है भले ही हर कोई इसके पक्ष में हो। विलियम पेन के द्वारा यह कमाल की बात कही गई थी। तो कुल मिलाकर कौन समर्थन में कौन खिलाफत में यह महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण तो इतना ही है सही सही होता है गलत गलत होता है। तो इस संशोधन विधेयक के संदर्भ में जो कुछ भी लाया जा रहा है, जिस मंशा से लाया जा रहा है, उसे हम इसी कसौटी पर परखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी हैं, विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी का तेज तर्रार चेहरा है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महिमा सिंह जी हैं, संजीदा प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, वह हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हम उनके विशेष तौर पर आभारी इसलिए हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के विषयों को छोड़कर वह इस विषय पर भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं, इसके लिए उनका अभिनंदन है। हमारे साथ अनीस मंसूरी जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। चर्चा की शुरुआत हम शोएब सिद्दीकी साहब से करेंगे। सिद्दीकी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, वक्फ बोर्ड के संदर्भ में एक वातावरण बना हुआ है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर वक्फ बोर्ड की अवधारणा ही गलत थी और अगर वक्फ बोर्ड है तो उसे जिस कदर अधिकार संपन्न बनाया हुआ है और अधिकार संपन्न के अंतर्गत भी महिलाओं के इसमें अनदेखी है, इन सारी चीजों के संशोधन की जरूरत बताते हुए सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। आपका नजरिया जब इसके संशोधन के साथ जेपीसी वापस सदन के हवाले करने जा रही है? देखिए हिमांशु सर, ऐसा है इस में जिस तरह इस दौर में बातें चल रही हैं, आप देखिए वक्फ बोर्ड से मैं समझता हूं कि बहुत दिनों से इससे नजर लोगों की थी कि वक्फ बोर्ड को किसी तरह बैन किया जाए, बंद किया जाए। लेकिन आप ये समझिए सर
किसी भी मुल्क की हुकूमत को अख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे। आप देखिए वक्फ बोर्ड जो होता है सर, जो बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो वक्फ जमीनें की थी, उसका एक नजरिया ये था कि आने वाले वक्तों में जो उसका जमीन हो या उससे कोई भी चीज बने, जैसे कॉलेज बने, स्कूल बने या किसी तरह की गरीबों की मदद की जाए, उसमें वो बात रखी गई थी। और उसमें आप देखिए जिस तरह की बातें चल रही है, उसमें आप देखिए अभी लखनऊ में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जगदीप पाल भी थे, ओवैसी भी थे, और यहाँ तक मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की यहाँ पे मैं सताइश भी करूंगा, 27 मतलब तारीफ भी करूंगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड में जिस तरह की धांधियां चल रही है, जिस तरह के कब्जे दिखाए जा रहे हैं, तो उन्होंने मीटिंग रखी और उसमें सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने शिया धर्मगुरु और सुन्नी धर्मगुरु सबको बुलाया। वैसे मौजूद है, चूंकि कमेटी में जगदीप पाल भी थे। बाद में तरह तरह की मीडिया में बातें आई कि ऐसा हुआ वैसा, ऐसा मतलब नहीं है, मीटिंग रही। अब उसमें 31 को पेश करेंगे, क्योंकि तो यहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के जहन में ये था कि किसी चीज को खत्म न करे, संशोधन की बात आ रही थी। तो संशोधन में ये भी मैं अच्छी बात कहूंगा कि संशोधन में ये कहा था कि उसमें जो संशोधन रखा जाएगा, अगर मुस्लिम समुदाय को उसमें लगता है कि संशोधन मेरे खिलाफ जा रहा है तो कोई और रास्ता निकाला जाएगा। इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन सर सस्ती शोहरत पाने के लिए चंद लोग जो होते हैं मंदिराम से आने के लिए इस मामले को दूसरे पे में ले जाते हैं। तो आप देखिए जो मामले इस वक्त चल रहे हैं, अगर उसको देखा जाए, अब आप सनातन की बात चल रही थी, उस पर डिबेट नहीं है, तो मैं डिबेट नहीं ले जाऊंगा, लेकिन सनातन की बात चल रही थी तो वहां पे आप देखिए सनातन का हर मुसलमान ने लब्बैक किया और करता रहूंगा, क्योंकि किसी के आस्था पे खेलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि किसी के मजहब को बुरा कहोगे तो तुम्हारे मजहब को कोई बुरा कहेगा तो तुम गुनहगार हो जाओगे। लेकिन सर आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में तो बातें चल रही है, वो वक्फ बोर्ड को तकरीबन खत्म करने की बात चल रही है। तो मैं समझता हूँ इस पर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नजर रहेगी कि इस तरह कोई बात ना हो। ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब की मिसाल दिया जाता है। अब आप साहब थोड़ा अपन कंटेंट पे जाते हैं। ऐसी बातें चल रही हैं, इसके लिए आप नहीं हैं, आप विद्वान हैं। जो भ्रम है उसे दूर करने में मदद करेंगे, इस अभिलाषा के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। वक्फ बोर्ड के संदर्भ में कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्ति जताई जा रही है सरकार के द्वारा। ये जो वक्फ बोर्ड है, इसमें महिलाओं को सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जाता। संशोधन ये कहता है कि महिलाओं की मौजूदगी वक्फ बोर्ड में जरूरी होगी और कम से कम 2 लोगों की जरूरी होगी। गैर मुस्लिमों को भी इसमें सदस्य के तौर पर शामिल करने का प्रावधान किया गया है। और भारत एक विधि सम्मत राज्य है, देश है। वक्फ बोर्ड के फैसलों को केवल ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है और ट्रिब्यूनल के फैसले को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। संशोधन यह कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकती है रेवेन्यू कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहते हैं शोएब सिद्दीकी साहब? काफी आगे बढ़ गए हम लोग। ऐसे सुधारों के प्रति हमें सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए या अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में खतरा बताते हुए इन संशोधनों को खारिज कर देना चाहिए, आदि आबादी की भागीदारी को भी खारिज कर देना चाहिए? देखिए हिमांशु सर, देखिए ऐसा है, मैंने हमेशा कहा कि किसी के धर्म का मामला हो, चाहे किसी समुदाय का हो, तो उसमें मैं समझता हूँ बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। किसी की आस्था को आप खत्म नहीं कर सकते, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात, जिस मुल्क में मैं रहूंगा उस कानून को फॉलो करूंगे, चाहे नबी फरमा गए हैं, और तो मैं चल भी रहा हूँ। आप देखिए औरतों की बात जहां तक आ रही है, मैं देख रहा हूँ, मैंने कई डिबेटों में औरतों की बात सुनी। देखिए औरतों का जो मर्तबा है हमारे मजहब में, बहुत बड़ा मर्तबा औरतों का। अगर किसी के जहन में ये है कि मुस्लिम समुदाय औरतों को मर्तबा नहीं देता, हमारे वहाँ सबसे बड़ा मर्तबा औरतों को दिया गया है। हमारे वहाँ जो सबसे मोदवर नाम है वो फातिमा ज़हरा है, उसके बाद मरियम है, खदीजा है। ऐसा नहीं है, औरतों मर्तबा इस्लाम ने बहुत दिया, हर धर्म देते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए जिस तरह लोग बात कर रहे हैं घुमाने की बात की मुस्लिम समुदाय चाहते हैं इसमें औरतें इन्वॉल्व ना हो। देखिए इस्लामी मामले जब आते हैं, शरीयत में औरतों का मर्तबा कहीं पे बहुत बुलंद है और कहीं पे बहुत नाजुक रखा गया है। जैसे उनको पर्दे में कहा गया है, ये कहा गया है कि अगर पर्दा करो तो फातिमा ज़हरा जैसा करो और नामहरम के साथ ना निकलो। तो देखिए वेस्टर्न कल्चर सबने अपना लिया, उससे मामला चल रहा है। आप कह रहे मजबूत की बात है, जाहिर सी बात है, चुनना में जाता है। उसके बाद इसमें प्रावधान आप ला रहे हैं, इसमें एक जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय खास मैं कह दूं, उनको लगता है कि ये आप अधीन ले आ रहे हैं गवर्नमेंट के। उसके बाद जो भी वो काम करेंगे वो गवर्नमेंट से बगैर पूछे नहीं करेंगे। यहाँ पर तो धर्मांशु सर एक पॉइंट वाली बात मैं बताऊँ आपको सर, जितने कॉलेजेस होते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं कोई मिसाल दी जाती तभी से बात निकल के आती है। जितने भी आप देखिए खासकर यूपी में जो कॉलेजेस होते हैं उसकी तनख्वाहें जो होती हैं, लाखों रुपए तनख्वाहें होती है प्रोफेसर की, वो गवर्नमेंट देती है।
लेकिन वो जो नियुक्ति होती है वो कॉलेज के मैनेजर को पावर है, वो कर सकता है। लेकिन पावर कब है? वो पावर है कि अगर किसी ने बीएड मांगा है तो वो स्टूडेंट बीएड हो तो मैनेजर को पावर है कि आप उसको रख सकते हो। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है, तनख्वाह गवर्नमेंट ही देती है। जिस समय में जजों को तनख्वाह गवर्नमेंट ही देती है। लेकिन पैरेलल होता है कि ये मुल्क संविधान से चलेगा। हिमाचल सब देखिए ये वो मुल्क तो ठीक है शिव साहब, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं को सदस्य बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए, इस पर आपका नजरिया सीधे तौर पर बताइए ना। हमारे यहां महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा है, अच्छी बात है, पर वक्फ बोर्ड में उनको कोई हैसियत नहीं है, इस पर आपका नजरिया। हर मजहब में आप मेरे हिंदू भाइयों देखिए रक्षाबंधन कितना बड़ा त्योहार है। मैं खूब बनाता हूँ, मेरे बेटी बनाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ समुदाय टारगेट कर रहा हूँ। आप देखिए वक्त बोर्ड बात करें, महिलाओं को होना चाहिए, जाहिर की बात उस पर बात चल रही है, बात निकल जाएगी। अगर लगता है मंत्रालय पे औरतों को आना चाहिए तो यहाँ जाहिर की बात आएंगी। लेकिन इस पे जो है फौरी कोई जवाब दे देना, फौरी स्टैंड लेना, मैंने ये तो बात कही। तो शेव साहब इस पर अपना स्टैंड अभी व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, आगे देखेंगे। मेरे साथ में डॉक्टर चिंतामणि मालवीय भी जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं पहले बातचीत महिमा सिंह जी से करना चाहता हूं, क्योंकि कटघरे में कांग्रेस को ही खड़ा किया जाता है मुसलमानों के संदर्भ में कि आपकी पार्टी जब हुकूमत में रही तुष्टीकरण की नीतियों के माध्यम से कुल मिलाकर आपने इस देश के धार्मिक संभाव को बिगाड़ने की चेष्टा की। अब जो वर्तमान में सरकार है उसे ठीक कर रही है। क्या कहती है महिमा जी? वक्फ बोर्ड के संदर्भ में संयुक्त संसदीय समिति अपने निष्कर्षों के साथ एक बार फिर उस विधेयक को संसद के पास पहुंचा रही है, आपकी प्रतिक्रिया? जय हिंद। डॉक्टर द्विवेदी, ये तो एक बहुत ही ओछा मजाक कर दिया। संसद के पटल पर एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई और जिस तरह से उसने कार्रवाई की, हमारा जो पूरा का पूरा सवाल है और हमने जो इसकी खिलाफत की है, उसका आधार यही है कि ये संसदीय समिति एक मजाक बनकर रह गई। उसके मैं आपको बहुत सारे बिंदु बताती हूँ। सबसे पहली बात तो कि संसदीय समिति के जितने भी हितधारक थे उसमें से 95 से 98% हितधारक इस संशोधन बिल की खिलाफत में थे और जो जिस तर्ज पर बातचीत की जा रही थी उस बातचीत की खिलाफत में थे। लेकिन उस खिलाफत की अनदेखी की गई क्योंकि नाम मात्र के लिए समिति बनाई है। इस सरकार का जो रवैया रहा है शुरुआत से विपक्ष को लेकर के, ये अपने एजेंडा बल्कि मैं कहूंगी अपने प्रोपेगेंडा को लेकर के संसद में आए हैं और पिछले 10 साल से अपना प्रोपेगेंडा ही चला रहे हैं। कांग्रेस के बारे में ये जो चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन मुझे आज वो वाकया याद आ गया कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अंदर कहा, आज महात्मा गांधी जी की जो है पुण्यतिथि है, इसलिए आज के दिन उनकी जब हत्या की गई थी, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था पाकिस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान में एक हिंदू ने महात्मा गांधी को मार दिया तो मैं ये कैसे कहूं कि मुझे कोई मुसलमान पाकिस्तान में नहीं मार देगा। कि थोड़ा हट करके ये बात मैंने इसलिए यहां पर कही डॉक्टर द्विवेदी, क्योंकि ये जो जितने भी ये संगठन हैं, जो हिंदूवादी संगठन है या राइट विंगर्स मैं कहूंगी, जो दक्षिणपंथी हमारे संगठन है, ये इनका जो रवैया है ना, ये तुष्टीकरण की बात करेंगे जबकि इनकी पूरी की पूरी राजनीति तुष्टीकरण पर टिकी हुई है। ये महिलाओं की बात करते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, ये दलित की बात करते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से और फिर संसद के पटल पर अंबेडकर का नाम ओछे तरीके से ले देते हैं। ये वो लोग हैं जो मैंने बताया कि हितधारकों में से 98% ने खिलाफत की, उनकी बात नहीं सुनते। संसद, ये जो समिति थी, इसके मेंबरान ने गुजारिश की और ये चाहा कि दस्तावेज मुहैया कराए जाए हमें, और वो दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए, चाहे वो मिनिस्ट्री के जवाब हों या वो और बहुत सारे दस्तावेज जो इसके अंदर दिए जाने चाहिए थे वो नहीं दिए गए। उसके अलावा जो क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था, जो प्रावधानों पर एक एक करके तरतीब से चर्चा होनी चाहिए थी और उनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी, उसे नहीं करवाया गया बार बार गुजारिश करने के बावजूद, और बगैर चर्चा किए इसमें संशोधन करके संशोधन बिल को पास कर दिया गया। ये जो समिति थी इसके तमाम मेंबरान ने, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर मेंबरान जो हैं विपक्ष से, उन सब ने बहुत सारे बदलाव करने की इस संशोधन बिल में उसका आग्रह किया, लेकिन उसकी भी अनदेखी की गई। और इस प्रकार से बड़े सिलसिलेवार तरीके से एक जेपीसी का,
एक संयुक्त संसदीय समिति का मजाक कैसे बनाया जाना चाहिए, उसका एक मॉडल पूरे देश के सामने प्रस्तुत एक बार फिर कर दिया इस सरकार ने। आपको वो वाकया भी याद होगा जब ये इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति होनी थी, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब ये एक 655 पेजेस की जो रिपोर्ट इन्होंने जारी की, इसके अंदर जब दस्तावेज मांगे गए तब मुहैया नहीं कराए, और फिर 655 पेज की रिपोर्ट जारी करके इन्होंने ऐसी उम्मीद की कि रातों रात सारे मेंबरानों से पढ़ के आ जाएं और इस संशोधन बिल पर चर्चा कर लें। बिना चर्चा किए जो वोटिंग की गई वो कितनी जायज है डॉक्टर द्विवेदी? आज ये सवाल हम सबके सामने। अच्छा, मेरे कुछ बिंदु हैं आपसे। मूलभूत सवालों को लेकर विपक्ष का स्पष्ट नजरिया सामने नहीं आया। महिमा जी, क्या आप कांग्रेस का नजरिया सामने रख सकती हैं इसके संदर्भ में? 31 सदस्यीय जेपीसी थी, 44 संशोधन पर चर्चा थी, 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया, बाकी को अस्वीकार कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि हमारे संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया। कुछ सवाल है मेरे, क्या आप इस बात की हिमायत करती हैं कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को सदस्य बनाया जाना चाहिए, या आपका इस पर ऐतराज है? क्या आपका इस बात पर ऐतराज है कि इसमें मुसलमानों के अलावा और किसी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए? बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आपसे तीसरा सवाल यह है कि क्या आप इस बात की हिमायती नहीं है कि जब सारे मसलों पर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में जाने का अधिकार रहता है, तो वक्फ बोर्ड के मसलों पर ही यह सहूलियत क्यों होनी चाहिए कि देश की अदालतों में इस मसले पर सुनवाई नहीं हो सकती? महिमा जी, इसके संदर्भ में कोई नजरिया देने चाहिए? डॉक्टर द्विवेदी, सबसे पहली बात तो ये कि विपक्ष ने, और उसमें कांग्रेस भी शामिल है, अपने जहां जहां पर खिलाफत दायर करवाई वो दस्तावेजों में शामिल है, और मैं उससे इतर कोई बात नहीं कहना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी का जो इसको लेकर के स्टैंस है वो बिल्कुल रिकॉर्ड पर मौजूद है, और उसको बल्कि ये जो सारी चर्चाएं हैं, ये जो सारी की सारी हमारी आपत्तियां हैं, इन्हें सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं और इसका सरकार भी जवाब दे। हम तो ये कहते हैं कि महिलाओं को बराबर का दर्जा सभी जगह दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? लेकिन वो तो हम जब अलग अलग पटलों पर बहुत सारी बात उठाते रहे। मणिपुर को आप एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए ना, तो महिला हित की बात सिर्फ एक ऐसे स्थान पर क्यों करे ये सरकार जहां जो है उनकी सहूलियत वो होती है। लेकिन हितधारक जो हैं डॉक्टर द्विवेदी, स्टेक होल्डर्स, जब किसानों के लिए आप बिल लाते हैं तो किसानों के साथ चर्चा नहीं करते, किसानों की सहमति नहीं लेते। जब आप वक्फ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके हितधारक हैं, उन्हें आपको चर्चा में लेना चाहिए, उनसे बातचीत क्यों नहीं करते? सवाल है महिमा जी का। महिमा जी अपनी तरफ से कुछ अलग बात नहीं करना चाहती? कांग्रेस का स्टैंड जो समिति के बीच में रखा गया, उस स्टैंड को सार्वजनिक होना चाहिए, विपक्ष की आपत्तियों को सार्वजनिक होना चाहिए, महिमा जी का कहना है। लेकिन डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी मेरे साथ में है। मालवीय जी पहले सांसद भी रहे हैं, ऐसी समितियों के अध्यक्ष भी रहे हैं जो संसद की समितियां होती हैं। आरोप यह है डॉक्टर चिंतामणि मालवीय कि कुल मिला के जेपीसी आंखों में धूल झोंकने के लिए थी। आपने एक जेपीसी गठित की, अपने दल के नेता को प्रमुख बनाकर गठित की, अपनी मनमर्जी का एजेंडा उसमें पास कराया, बहुमत आपका था जैसे सदन में रहता है, विपक्ष की आवाज को नजरअंदाज कर दिया और रिपोर्ट को तैयार कर दिया। ऐसा आपने क्यों किया चिंतामणि जी? और अगर ऐसे ही करना था तो सदन में ही पास करा लेते। किसको बहलाने और बहकाने के लिए संसदीय समिति का गठन किया गया? आपने उन सहयोगियों को जो अपनी बाजार में इज्जत बचाने के लिए सांकेतिक विरोध कर रहे थे, ऐसा कुछ? देखिए, सबसे पहले जो मजाक वाली बात है ये तो कांग्रेस ने की, संविधान के साथ की, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ की। और ये किस मुंह से कहते हैं कि जेपीसी में नहीं सुना गया? भाई, लोकतांत्रिक मूल्यों में कांग्रेस का विश्वास नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। पहली बात तो है कि संविधान में सन 1976 में जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जब संसदीय अस्तित्व में नहीं थी तब डालने का काम किया आपने, तो आपातकाल लगाया। आप किस मुंह से कहते हैं कि इन्होंने जो लोकतंत्र के लिए काला दिन है, वो तर्क आप रख रहे हैं? आपकी मांग पर जेपीसी बनी, और जो बहुमत है तो बहुमत तो अपनी बात करेगा। क्या बहुमत को डोमिनेट करेगा अल्पमत? सबकी बात सुनी, 98% ये बोल रहे हैं कि स्टॉक होल्डर्स ने जिनकी जमीनें वक्फ बोर्ड में दबा ली वो स्टेक होल्डर नहीं है।
जो 1400 और 2000 साल पुराने मंदिर जो है उन पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा ठोक दिया, वो स्टॉक होल्डर नहीं है। जो 9 लाख हेक्टेयर जमीन जो कब्जा किए हुए वो स्टॉक होल्डर नहीं है। वो स्टॉक होल्डर नहीं है, तो आप किनको स्टॉक होल्डर बोल रहे हैं जो कब्जा कर रहे हैं? और मुझे सबसे पहले तो ये जवाब दीजिए कि आप पहले तो ये बताइए कि इस तरह का एक तरफा कानून कांग्रेस ने बनाया कैसे? और आप मतलब देश के में जो हमारी अदालत है उनकी भी अवमानना करने का काम किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मजार थी उसको हटाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, वो खुद नहीं सुन सकते। जो कोई एक जिले में यदि कोई विषय है तो उसको अपने राजधानी में जहां एकमात्र अदालत है वहां जाना पड़ता है। आपने तो कितना अन्याय इस देश के साथ किया है। खुली छूट जो है आपने वक्फ बोर्ड को दे दी लूट मचाने की, और धीरे 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 पूरे देश के उसको ग्रस रहा है। संसद पर अपना अधिकार बता दिया, वहां जो जहां पर स्नान हो रहा है वहां वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। अच्छा ये बात बताओ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने जीवन काल में इस्लाम की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए जो जमीन या संपत्ति दान दे दी, उस पर आपकी गिद्ध दृष्टि क्यों है? क्यों आप उसमें दखलंदाजी करना चाहते हो? क्यों आप उसमें हस्तक्षेप करना चाहते हो? भाई मुस्लिम समुदाय की संपत्ति थी, उसने अपनी संपत्ति को दान दिया है, उस दान की जमीन में आप अपने दखल देने के लिए इतने इच्छुक, इतने व्याकुल, इतने उतावले क्यों हो? इसमें कुछ रोशनी दो ना डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो यह है कि ये जो आज तथाकथित मुस्लिम वर्ग या घेरा, इन्होंने तो पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था जी। इन्होंने 90% वोट मुस्लिम लीग को मिला था और ये पाकिस्तान नहीं गए। 33% जमीन मात्र जो है पूरे मुसलमानों के लिए जो दी गई थी, उस समय तो संख्या भी इनकी 6 करोड़ थी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में रह गए सारे मुसलमानों को मिलाकर के ये मात्र 6 करोड़ थे। 33% जमीन दे दी, और उसके बाद वोट देने के बाद, पाकिस्तान में वोट देने के बाद ये गए नहीं, और उसके बाद ये यहाँ पर वक्फ बोर्ड चाहते हैं। यहाँ लाखों बीघा, लाखों जो है हेक्टेयर जमीन ये उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और दूसरी जो आपका सवाल है भाई, इसमें तो कहीं बनता ही नहीं दावे जैसी बात। और ये तो खुद ही कहते हैं कि हम तो पसमानदा है, हम तो बहुत गरीब हैं, मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है जब आप गरीब हो तो भाई जमीन दान कहां से कर दी? और जमीन दान कर दी तो कागज बता दो। कागज आपके पास है नहीं, आपको किसी भी जमीन पर कब्जा करना बोले ये वक्फ बोर्ड की, अब आप सिद्ध करो कि वक्फ बोर्ड की नहीं है। अरे ऐसे अंधा कानून बनाया कांग्रेस ने। मुझे तो लगता है सर आज कांग्रेस को शर्मिंदगी होना चाहिए कि हमने ये अतीत में क्या कर दिया, और कितने लोग इसमें परेशान हो गए, कितनी लोग अदालतों में गए होंगे, कितने लोगों ने अपनी जमीनें खोई होगी वक्फ बोर्ड के नाम पर। और उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब नारायण दास तिवारी चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने सर्कुलर निकाला, लेटर निकाला कि जो भी अनिपजाऊ जमीन है वो वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक सकता है, वक्फ बोर्ड ले सकता है उसको। और हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में ले ली। इस तरह का अंधेर कांग्रेस करती है। मुझे लगता है आज भी इनको शर्म नहीं है और आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अच्छा चिंतामणि मालवीय जी, ये ज्ञान आपको कब आया? 11 साल से आप देश की सत्ता में हो, ये अभी आपको पता चला कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से जमीनों पे ऐसे कब्जा हुआ है? 10 साल तक क्या करते रहे? एक सवाल तो ये है। और जब आप अपने चीजों पर इतना ही रिसर्च करके बैठे थे तो संसद से सीधे कानून क्यों नहीं पास करा लिए? क्यों संयुक्त तो संसदीय समिति बनाई, और ऐसी संसदीय समिति बनाई जिसमें विपक्ष की आवाज को सुना ही नहीं गया, और विपक्ष ने जरा जोर से क्या बोला, उसे समिति से बाहर निकाल दिया, उसको निलंबित कर दिया। ऐसा आपने क्यों किया? अध्यक्ष को गालियां दे रहे थे, अध्यक्ष को गालियां दे रहे थे, ये लोकतंत्र की बात करेंगे। और दूसरा मैं सिद्दीकी जी पे भी आना चाहता हूं। अरे भाई तुम्हारा धर्म क्या मानता है, महिलाओं को ये देती है? सबसे बुरी स्थिति तो महिलाओं के आपने काले टेंट में ढक रखा, उनका अस्तित्व नहीं। लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं। विषय ये कि पहली बात तो मुस्लिम स्कॉलर जैसी कोई चीज होती नहीं। इसलिए नहीं होती कि भैया जब आप अपनी किताब में एक नुक्ता, एक बिंदी नहीं लगा सकते तो आप सिर्फ उसको रट सकते हो। स्कॉलर में तो बुद्धि चाहिए अपनी, तो आप चूंकि बुद्धि से कुछ जोड़ नहीं सकते, आप कुछ विवेक का उपयोग नहीं कर सकते, जो है उसी को आपको मानना है। और आप 1400 साल पहले की व्यवस्था में जीते तो किस आधार पे आप अपने आप को स्कॉलर कहते? स्कॉलर तो आगे कहता, भाई स्कॉलर कैसे हो गए आप? अच्छा चिंतामणि जी, आप वेद में अपनी तरह से कुछ भी नुक्ता उक्ता लगा सकते हो, मंत्र को बदल सकते हो, आपको यह अधिकार है। आप चाहो तो रामायण, वाल्मीकि रामायण में अपने अनुसार संशोधन कर सकते हो।
ये सिद्दीकी साहब को अधिकार नहीं है कि वो कोई संशोधन कर सके, ऐसा है क्या? देखिए, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल अगर कोई धर्म है तो हिंदू धर्म है। जो आज काल के अनुसार नहीं है उसे छोड़ दिया। देखो चिंतामणि जी, अभी आप दाएं बाएं नहीं करो, आपने शोएब सिद्दीकी साहब के स्कॉलर होने पर ही सवाल उठा दिया, उसके लिए बुद्धि चाहिए। मेरा आपसे सवाल विनम्रता पूर्वक ये है कि भाई उनको कुरान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। आपने उनकी बेबसी, उनकी बेचारगी को इस रूप में व्यक्त किया। मैंने जानना चाहा आपसे, आपकी विद्वता का तो मैं कायल हूं, आप तो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे हो, विक्रम विश्वविद्यालय के इतने काबिल व्यक्ति हो, आपको तो यह अधिकार है ना कि आप चारों वेदों में इच्छा अनुसार संशोधन कर सकते हो। आपको यह भी अधिकार है कि जो गीता पढ़ाई जाती है उस गीता के श्लोक भी, उस समय कृष्ण जी ने कुछ गलत कहा था, सही श्लोक ही है तो चिंतामणि जी वो संशोधन कर सकते हैं। ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि, ऐसी स्वतंत्रता, ऐसा अधिकार आपको प्राप्त है। शोएब सिद्दीकी विचारे हैं, उनको ऐसे अधिकार नहीं है, ऐसा ही है। देखिए, मानना नहीं मानना तो मेरी मर्जी है, मैं मानू ना मानू, मैं गीता को मानू नहीं मानू, लेकिन तो भी मैं हिंदू हूं। मैं रामायण को स्वीकार करूं ना स्वीकार करूं तब भी मैं हिंदू हूं। लेकिन ये कहते हैं कि प्रोफेट नहीं कर सकते किसी चीज से, हम तो इनकार करते हैं, हम नहीं मानते रामायण को, हम नहीं मानते महाभारत को, हम उसकी। अरे चिंतामणि ध्यान रखो, कोई कटिंग लेकर इस्तेमाल कर देगा आपके खिलाफ। चिंतामणि मालवीय जी बोल रहे हैं मैं नहीं मानता रामायण को, मैं नहीं मानता गीता को। आने वाले समय की आहट को सुनो। जी चिंतामणि जी, क्या हुआ? मैं सुन नहीं पाया डॉक्टर साहब आपका। मैंने कहा कि थोड़ा संभल कर बोलो चिंतामणि जी, कोई भी इस कार्यक्रम की कटिंग निकाल कर चला देगा कि देखो डॉक्टर चिंतामणि मालवीय को बोल रहे हैं मैं रामायण को नहीं मानता, मैं गीता को नहीं मानता। हाँ, मैं कह रहा हूं भैया, हमें स्वतंत्रता है, एक नास्तिक आदमी भी हिंदू हो सकता है। जी बताइए कि ये जो एक अल्लाह का विश्वास। बहरहाल अपन मुद्दे पर रहते हैं, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। चिंतामणि मालवीय जी, ये कितना उचित है कि बहुमत के दबाव के चलते विपक्ष की आवाज को संयुक्त संसदीय समिति में भी अनसुना कर दिया जाए? क्या कहते हैं? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र बहुमत से ही चलता है। लोकतंत्र लोक लाज से ही चलता है, लेकिन बहुमत के भी नहीं ये मान रहे और लोक लाज की भी ये नहीं मान रहे। वो बाटल ये बड़ा विरोधाभास है। इसके लिए मैं जब प्रेम कुमार जी के पास आऊंगा तब बात करूंगा कि बहुमत और लोकलाज में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है, या बहुमत का मतलब ही लोकलाज होता है। पर मैं महिमा जी भी हस्तक्षेप कर जा रहे, पर एक मुझे बातचीत अनीस मंसूरी जी से भी करनी है। मंसूरी साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रही है आवाज, सुनाई आ रही है आवाज, सुनाई पड़ रही तो मंसूरी साहब, वक्फ बोर्ड के संदर्भ में संशोधित कानून को लेकर जेपीसी ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। विपक्ष के तमाम सांसद, चाहे डीएमके के ये राजा हों, कल्याण बनर्जी टीएमसी के हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, कांग्रेस के डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन हों, सबका कहना है कि हमारी आवाज को सुना नहीं गया, हमारे किसी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया। पर जगदंबिका पाल के नेतृत्व वाली 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी कार्रवाई पूरी करके तैयारी कर ली है कि ये विधेयक एक बार फिर संसद में प्रस्तुत हो जाए। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अभी चिंतामणि जी बात कर रहे थे कि लोकतंत्र में बहुमत की बात कर रहे थे, तो 44 बहुमत में नहीं थे क्या? और ये चिंतामणि जी चिंता कर रहे हैं सबकी, इन्होंने मणिपुर की चिंता नहीं की थी क्या? हाँ, वहां भी तो ऐसे तमाम जमीनें जहाँ पर बाबा रामदेव और अडानी अंबानी सब वहाँ व्यापार करना चाहते हैं, जंगलों में उन लोगों से जमीन छीनना चाहते हैं, उस अमित शाह जी की पूरी निगाह है, तो वहाँ चिंता नहीं किया क्या? लेकिन सवाल इस चीज का है, अब हम आते हैं वक्फ बोर्ड पे। साहब, जब हमारे पुरखों ने ये देखा कि समाज में तमाम गरीब और मजदूर, मजलूम, बेवा, बेसहारा लोग हैं, अगर उन्होंने उनके लिए वक्फ कर दिया कि ये उनके फलाह बहबूदी के लिए हम वक्फ कर रहे हैं और इस जमीन से गरीब लोग इसका फायदा उठाएंगे और जिएंगे। अब वो हमारे पुरखों ने वक्फ किया और वक्फ की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड बना, तो वक्फ बोर्ड के जितने भी अध्यक्ष थे सब लुटेरे बेईमान थे। मैं केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार तक बता रहा हूँ, लुटेरे थे। और सबसे ज्यादा देश में जमीनें जो है रेल के पास है, वो 10% एक्वायर हुई, और दूसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं, इसमें 30% जमीन एक्वायर हो गई, कब्जे हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पे डिफेंस के पास, रक्षा के पास है। तो सबसे ज्यादा जो कब्जे हुए वो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हुए। उसके लिए जिम्मेदार हमारे समाज के मुतवल्ली
और बड़े बड़े जो मौलाना है, बड़े बड़े इदारे वाले हैं, ये सारे के सारे लोग वक्फ जमीन पर बैठ करके और माल काट रहे हैं। और जबकि ये गरीब पसमानदा तबके मुसलमानों के लिए था, और अब तक पसमानदा मुसलमानों को ये वक्फ बोर्ड से कोई भी लाभ नहीं मिला। पहले तो ये अशराफिया तबके ने इस पर कब्जा करके पूरी तरह से माल खाया। उसके बाद जब सरकार ने देखा कि ये तो मौलाना लोग, ये मुतवल्ली लोग माल खा रहे हैं और जमीन चली जाएगी इनके पास, तो हम क्या करें, तो सरकार की भी नीयत बिगड़ी और वो बचे हुए वक्त जमीनों पर उन्होंने एक संशोधन भी ला करके उस जमीनों पर कब्जा करना उनका एक मकसद है कि उस जमीन पे हम कब्जा कर लें। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि अब सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अरे भाई, अगर सनातन बोर्ड में हिंदू राजाओं ने, हिंदू तमाम जमींदारों ने अगर जमीनें वक्फ की तो आप बनाइए, मेरा कोई विरोध थोड़े है, आप बनाइए। लेकिन हमारे पुरखों की जमीन पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर हस्तक्षेप करना मंजूर साहब, मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया आपकी दलील से। आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो जमीनें हैं उन पर मौलाना, मौलवी, ये लोग माल काट रहे हैं। सरकार भी यही बात कह रही है कि वक्फ जो जमीन की गई थी, संपत्ति की गई थी, वो उन लोगों के लाभ के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुई जिनके लाभ के लिए ये जमीन आपके पुरखों ने दान की थी। तो इसे आप कह रहे हैं कि सरकार कब्जा करना चाहती है, तो होना क्या चाहिए? आपकी दलील क्या है? इसमें जो संशोधन दिए गए उनमें से कौन से संशोधन पर आपको ऐतराज है? कि अगर सरकार कह रही है कि जमीन पे कब्जा कर रहे हैं इसको लोग खत्म कर रहे हैं, तो लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बचाने के सबसे पहले सरकार को अपना चरित्र पेश करना चाहिए था कि जो विधानसभा बनी है वक्फ बोर्ड की जमीन पर, योजना भवन वक्फ बोर्ड की जमीन पर, इंदिरा भवन वक्फ बोर्ड की जमीन पर, और ये क्या नाम है, विकास दीप जो बड़ा वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर, गवर्नर हाउस वक्फ बोर्ड की जमीन पर, डीएम का बंगला वक्फ बोर्ड की जमीन पर, तो ऐसे तमाम 50% जमीनें तो ज्यादातर सरकार के पास हैं और वहां तक किराया भी नहीं जमा किया उन लोगों ने। तो पहले सरकार को उस जमीनों का किराया दे करके और नए वर्तमान रेट से उसको किराया फिर से उसको संशोधन करके और ये जमीन देते वक्फ बोर्ड को, तब ये बात कहने का हक था सरकार को। सरकार ने चरित्र नहीं दिखाया वहां पर ना। अब आप तो पूरे में कब्जा किए बैठे, गवर्नर हाउस से लेकर विधानसभा तक, और दूसरे से कहते मौलाना ने कब्जा कर लिया इसलिए हम उसको बचा रहे हैं। तो नीयत तो दोनों की खराब है ना। नीयत तो दोनों की खराब है। अनीस मंसूरी साहब ने अलग किस्म की दलील दी है। मुझे आना है प्रेम कुमार जी के पास, पर महिमा जी से पूछ लेता हूं। महिमा जी, आपके बनाए हुए कानून के संदर्भ में आक्षेप है, आप तो खुद वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हो अतीत से, कुछ कहना चाहिए महिमा जी? देखिए, ये तो मैं कहूंगी कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो किस आधार पर ये दलीलें दे रहे हैं और वो कितना इसके जो तथ्य हैं उनको जानते हैं, वो उसमें जाना वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन बहरहाल मैं जो हस्तक्षेप करने के लिए पहले हाथ उठा रही थी डॉक्टर द्विवेदी, मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुनते हुए बड़ी अचरज में पड़ गई, क्योंकि ये आपने जब उनसे सवाल पूछा ना कि आपने तो विपक्ष को ही निकाल कर फेंक दिया और इन्होंने बिन सिर पैर का जब जवाब दिया, तो मेरे मन में ये ख्याल आया, जैसा मैंने पहले कहा कि आज गांधी की पुण्यतिथि है और जिन्होंने बापू को रास्ते से हटाने के लिए, अहिंसा को अपने हिंसा के रास्ते से हटाने के लिए उनके सीने में गोली उतारने से गुरेज नहीं किया, ऐसे लोग विपक्ष को अपने रास्ते से हटाने के लिए किस किस प्रकार के हथकंडे अपना सकते हैं, इसमें तो कोई अचरज की बात ही नहीं है। कोई अचरज की बात नहीं है। महिमा सिंह जी ने एक अलग दृष्टिकोण दे दिया है। लेकिन प्रेम कुमार जी के पास आने के लिए मेरे पास सवाल है। प्रेम कुमार जी, चिंतामणि जी की जो दलील है उसमें यह बताया गया कि बहुमत और लोकलाज एक ही है। आप जैसा कुशाग्र पत्रकार, डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जैसे कुशाग्र विचारक और प्रवक्ता की इस बातचीत से, इस तर्क से, इस दलील से कितना इत्तेफाक रखता है, इस पर थोड़ा रोशनी दीजिए। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, यही वो बात है जिससे सारी चीजें तय होती हैं जी, कि हम डेमोक्रेसी में बहुमत और बहुसंख्यकवाद दोनों को कैसे देखते हैं। अगर बहुमत ही सब कुछ होता तो विपक्ष को जगह ही नहीं मिलती हमारी संसदीय संरचना में। बहुमत के साथ साथ अल्पमत को भी विश्वास में लेकर चलना, यही डेमोक्रेसी है। नहीं तो जो पार्टी जीत जाती, जिनके सदस्य ज्यादा होते, वो सरकार बना लेते, विपक्ष की संकल्पना ही नहीं रहती, कोई सोच ही नहीं होती। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी
अल्पमत को भी विश्वास में लेकर चलने की है। इसी बात को भारतीय जनता पार्टी के शासन में नकारा जा रहा है और हमारे चिंतामणि मालवीय जी भी वही बात कर रहे हैं। और इसको अभी जिस विषय पर हमारी चर्चा है वक्फ बोर्ड पर, उससे भी जोड़े तो अगर इस वक्फ बोर्ड को डेमोक्रेटाइज करने के लिए संशोधन होते, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए संशोधन होते, तो वो एक अलग बात। लेकिन जिन चिंताओं को मालवीय जी ने रखा है वो तो यहाँ पूर्वाग्रह बन करके सामने आती है। आपने एक सोच बना ली कि मुसलमानों ने तो वक्फ बोर्ड की जमीन के पर कब्जा कर रखा है, गलत तरीके से कब्जा कर रखा है, इसलिए हमें वक्फ बोर्ड में संशोधन करना है। आपकी नीयत ही आपने उजागर कर दी। आप डेमोक्रेटाइज करने के लिए वक्फ बोर्ड में नहीं संशोधन करना चाहते हैं। यही कारण है कि अपोजिशन के सारे संशोधन दरकिनार कर दिए गए और सत्ता पक्ष के सारे संशोधन स्वीकार कर लिए गए। ये उसी सोच का प्रकटीकरण है और यही दोष है, यही चिंता है और यही अपोजिशन चिंतित है, यही लोकतंत्र की भी चिंता। प्रेम कुमार जी, एक और विषय इसके साथ जुड़ा हुआ है। जेपीसी ने संशोधनों को स्वीकार करते हुए अपनी सुविधा के अनुसार या अपने बहुमत के अनुसार फैसला ले लिया है। 44 संशोधन प्रस्तावित थे, 14 संशोधन स्वीकार हुए, यानी 30 अस्वीकार हुए। पर क्या इस स्वरूप में लाया जा रहा विधेयक आपको लगता है संसद में पास हो जाएगा? क्या इस एनडीए सरकार के दो महत्वपूर्ण घटक दल जो अपने मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए वोटों की भी चिंता करते हुए समय समय पर दिखाई देते हैं, जिनमें से एक नीतीश कुमार वाला जनता दल यूनाइटेड है और दूसरा चंद्रबाबू नायडू वाली तेलुगु देशम है, आपको लगता है कि इस संसद के बजट सत्र में यह संशोधित विधेयक पारित हो जाएगा? या आपको संशय है जेपीसी में भले ही निकल गया पर उठने वाली आवाजों को ये दोनों दल अनसुना कर पाएंगे? जी डॉक्टर साहब, इसका उत्तर इस बात में है कि संसदीय समिति में जो ये विषय आया वो किस वजह से आया। वो टीडीपी के सांसद के कहने से, उनकी राय की वजह को मानते हुए जो एनडीए का हिस्सा है जी, यानी एनडीए सरकार में ही इस बात को लेकर था कि इसको पारित नहीं करना है, इस पर विचार होना है, संशोधन आने चाहिए। तो अब क्या एनडीए के तमाम घटक दल संतुष्ट हो गए हैं इन संशोधनों के बाद? इससे यह तय होगा कि सदन में वो इसको पारित करा पाएंगे या नहीं। तो ये तो अभी देखना, सत्र शुरू ही होने वाला है। और जिन राजनीतिक विवशताओं की बात आपने की है कि वो मुस्लिम वोटों की भी चिंता करते हैं ऐसे कुछ दल, तो दरअसल ये मुस्लिम वोट की चिंता नहीं है। मान लीजिए अपोजिशन की सारी पार्टियां हैं, तमिलनाडु से डीएमके है, दूसरी रीजनल पार्टीज है, सबको हम केवल मुस्लिम वोट की चिंता करने वाला नहीं बोल सकते, बल्कि ज्यादातर लोग तो हिंदू वोट की चिंता करने वाले तभी तो सत्ता में है। डीएमके क्या मुस्लिम वोट से सत्ता में है या ममता बनर्जी क्या मुस्लिम वोट से सत्ता में है? आपको इस बात में आपत्ति नहीं लगती प्रेम कुमार जी कि ये किस तरीके के समाज की व्यवस्था में अभी भी जीना चाहते हैं हम, जिसमें महिलाओं की भागीदारी को लेकर हमें आपत्ति है? वक्फ बोर्ड में महिलाएं क्यों होनी चाहिए? आपत्ति इस बात को लेकर है कि वक्फ बोर्ड के फैसलों के संदर्भ में ट्रिब्यूनल के आदेश को किसी भी अदालत में चुनौती क्यों मिलना चाहिए? और इस बात में भी क्या आपत्ति है, जब कार्य समाज के लिए है तो अगर अन्य धर्म से जुड़े हुए लोग भी इसमें सदस्य बन जाएंगे तो सामाजिक समरसता का ही काम होगा ना, समाज के लिए ही काम होना है ना। वक्फ का काम तो कुल मिला के लोगों की बेहतरी के लिए है या निजी जागीर के लिए है? क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें आपत्तियां समाज की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि तुष्टीकरण के लिए ज्यादा है? क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? डॉक्टर साहब, इस बारे में जो राय आप दे रहे हैं, जो राय हम दे रहे हैं, वो चूंकि ये वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के दान की गई जमीन के आधार पर और एक अलग तरह से बनाई गई समिति के हिसाब से एक जो संरचना बनी है उसके हिसाब से है। और हम जो राय दे रहे हैं हम उससे बिल्कुल इतर है। हम न तो मुसलमान हैं, न तो वक्फ बोर्ड में
के लाभुक हैं, न तो उसके सदस्य हैं, कुछ नहीं। तो हमारे सोचने का जो तरीका है वो अलग होगा और है। लेकिन हमें ये यहाँ पर ध्यान दिलाना है कि वक्फ बोर्ड को बनाया किस सरकार ने बनाया। वो चुनी हुई संस्था होती है, थोपी हुई नहीं होती, निर्वाचित होती। अब उसकी एक व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था में अगर हमें कुछ दोष दिखता है तो उस पर चर्चा भी हो, उस पर संशोधन भी हो रहे हैं, बातचीत चल रही है, वो एक चीज है। लेकिन इसको हम उस आधार पर नहीं बोल सकते कि सोच एक पूरे देश की किसी विषय पर एक सोच होती ही नहीं है। ये तो परस्पर विकास का होता है कि कौन किस तरीके से स्वयं में उलझ गए। भाई चुनी हुई सरकार ने इस कानून को बनाया था, चुनी हुई सरकार ही बदली हुई परिस्थिति में इस कानून में संशोधन चाहती है। अगर संशोधन चाहती है तो ऐतराज किस बात पर। मैं वापस आना चाहता हूं शोएब सिद्दीकी साहब आपके पास में। उस समय आपने कहा कि इस पर मैं अभी कोई राय नहीं दे सकता। इतनी चर्चा के बाद आप जैसा कुशाग्र जानकार वक्फ बोर्ड के मौजूदा कानून में संशोधन की हिमायत करेगा या ये चाहेगा जो है जैसा है वैसा ही रहे? अनीस मंसूरी साहब खुलकर बोल रहे हैं, मौलाना मौलवी माल काट रहे हैं वक्फ की संपत्ति पर। समाज की बेहतरी के लिए था, समाज को छोड़कर खुद की बेहतरी के लिए वक्फ की संपत्ति को खा खा के खुद को अपने आप को फैला रहे। मैं हिमांशु सर, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन हिमांशु सर एक पुरानी कहावत है, बिल्कुल सटीक बैठती है कि अगर अपने ऐप छुपाने हो दूसरों में ऐप तलाशो, अपनी कमी छुपानी हो तो दूसरे कमी तलाशो। आप देखिए मंसूरी साहब ने जो बात कही है बहुत खुल के बोले, ये तो बात नहीं है, उन्होंने सच्ची बात बोली, ये हकीकत है। अगर आप लखनऊ नहीं और भी जिलों में जाके देखें तो बहुत से सरकारी इमारतें जो हैं वो वक्फ बोर्ड पे ही बनी हुई। इनको कहने भैया हलवासिया पूरा जो है वो वक्फ बोर्ड पे बना हुआ है। लेकिन होता क्या है कि मुझे अगर अपनी चीज बचानी हो तो दूसरी चीज छीनने लगो, तो वो इंसान अपनी चीज बचाने में वो चीज भूल जाएगा, आप इन्वॉल्व हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे मसला है, किसी की चीज में आपको इन्वॉल्वमेंट इस तरह नहीं करना चाहिए। आप जो वक्फ की जमीनें हैं, अगर सनातन धर्म बनता है, सनातन अगर बोर्ड बनता है तो मैं वेलकम करता हूँ, उसमें तो इन्वॉल्वमेंट है। आप एक हमारे बुजुर्गों की चीज दी हुई जो चीज है वो आप बताइए किस किस से भी नाम बता दी, सबको मालूम है। लोग कहते कागज नहीं है। अभी आप 50 साल पहले लखनऊ में चले मेन शहरों में तो लोगों पर रजिस्ट्री नहीं होंगे, दाखिल खारिज दिक्कतें होती है कि 2 रजिस्ट्रियां मांग लो आगे पीछे की, तो ये दलील नहीं है कि कागज लाइए। वो चौखट जमीनें जो लोगों ने दी थी वो दी थी कि गरीबों में उनको तकसीम भी किया, वक्त रोज आने पे काम आए, और उसमें किसी समुदाय के नाम नहीं लिया गया था। किसी समुदाय को अगर जो गरीब औरत पहुंचती है किसी बेटी शादी तो कोई समुदाय की हो। और अभी भाई साहब ने एक बात जो बहुत अच्छी कही थी मुस्लिमों की बात, मैं आपको बता दूं, हमारे नबी पे कुरान उतारा था अल्लाह ने, उस कुरान में आप समझिए एक नुक्ता, किसी का चैलेंज हमारे सऊदी अरब लोग मांगते हैं। सऊदी अरब जो बड़े बड़े आलिम, यहाँ तो जो बादशाह जो सलमान साहब, उनकी इतनी हैसियत नहीं कि नुक्ते जो स्कूल है, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, वो कुरान मुकम्मल है, उसमें कोई नुक्ता रवा नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि किसी के धर्म की किताब को कोई नहीं छू सकता है। और आप कह रहे हैं कि इसे कानून बनाया जाए, ये कानून फॉलो करता है। कुछ चीजें मानसी पर ऐसी होती है कि धर्म से लेकर उसे उसका नहीं चेंज कर सकते। अगर शोएब सिद्दीकी की जहाँ पर खुशनुदी के लिए मुख्यमंत्री प्रधान को खुश करने के लिए मजहब में 19-20 कर देंगे तो गुनहगार हो जाएंगे, मेरी आंखों खराब हो जाएगी। आप बताइए, जैसे हमारे इस्लाम में ये है कि एक मुसलमान 4 निकाह कर सकता है और धर्म में नहीं कर सकता मौजूदा दौर में, लेकिन 4 निकाह क्यों कर सकता है, इसके मसाइल है, वो लंबा डिबेट हो जाएगी। अब आप बताइए, मुस्लिम में गोदनामा नहीं है और धर्मों में है मामला, तो ये सब डिबेट लंबी होगी। तो कुछ धर्म की चीजें होती है उनको आप अलग नहीं कर सकते। सिद्दीकी साहब, मसला ये है कि अभी कुरान में संशोधन के लिए सरकार कोई कानून लेकर नहीं आ रही है। सरकार ने एक वक्फ बोर्ड कानून बनाया था, उसमें पहले भी संशोधन हुए हैं, 1995 में भी संशोधन हुआ। वर्तमान सरकार बदलते वक्त के साथ उसमें कुछ सुधार की जरूरत महसूस करती है, इस दलील के साथ नए संशोधन लेकर आई है। उन संशोधनों पर आप कोई भी टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं। भाई, मैंने कुरान पे संशोधन को लेकर तो सवाल नहीं किया, मैंने जानना चाहा महिलाओं की भागीदारी को लेकर आप जैसा प्रगतिशील शख्स इतना संकोच क्यों कर रहा है। अदालत में चुनौती देने को लेकर अगर आप सही हैं तो किसी भी अदालत में चुनौती दीजिए, इस बात से परहेज क्यों कर रहा है, इसके संदर्भ में कोई रोशनी दीजिए ना शबी, क्या दिक्कत है, क्या डर है? देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह डरता हूँ सिर्फ खुदा से, और हर इंसान को ऊपर वाले करना चाहिए
एहतराम सबका करना चाहिए, चाहे वो कोई हो, बड़ा हो। देखिए एहतराम भी 3 तरह के होते हैं, वो मैं सब करता हूँ। डरता मैं सिर्फ खुदा से, वहां पे पहले बोल रहा हूँ। देखिए जो ईमानदारी की बात है, इसमें किसी को इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस पे नाम लगा रहे, कायल हुकूमत कैसे बन गई? अरे भाई आपके समुदाय के पीछे क्यों पड़े जो मैडम आता है? अगर इसमें मुस्लिम महिलाओं का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें देखा जाएगा शरीयत के नजरिए से कि औरतें उसमें शामिल हो सकती, नहीं हो सकती। अगर हो सकती होंगी तो होंगी, नहीं हो सकती तो नहीं होंगी। अगर हो सकती है तो होंगी, नहीं हो सकती है तो नहीं होंगी। ये शोएब सिद्दीकी जी की दलील है। महिमा सिंह जी के पास मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए हूं। महिमा जी, अल्पमत में है विपक्ष, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। जेपीसी ने अपना काम कर दिया, कमोबेश मान के चलिए, जैसा सरकार ने चाहा वैसा कर दिया। क्या करेगी कांग्रेस? सत्तारूढ़ दल में सेंधे लगाने की कोशिश कुछ इस प्रकार से करेगी जैसे आज चंडीगढ़ में भाजपा ने कर दिया, आपके घर में सेंधे लगाने का। जीत गई मेयर का चुनाव भाजपा। महिमा जी, चंडीगढ़ चुनाव की बात तो ना ही उठाई जाए तो अच्छा रहेगा। भाजपा की फजीहत उस पर खूब हो चुकी है और वो तो कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार से धमकाया था वो पूरे विश्व को ही याद होगा, देश को ही नहीं। लेकिन कांग्रेस आज क्या करना चाहती है डॉक्टर द्विवेदी? कांग्रेस आज ये 2 टूक बात भाजपा को कहना चाहती है कि तुम इस रास्ते में क्यों बारूद बोए जा रहे हो? किसी दिन इस जगह से खुद गुजरना पड़ गया तो। क्योंकि देखिए ये तो जो भाजपा का तरीका है ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये भूल रहे हैं कि इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता से ही लोकतंत्र को जीवित रखा जा सका है। और जिस तरह से सांप्रदायिकता फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं, आज मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, कल सिख को करेंगे, परसों पारसी को करेंगे, उसके बाद ईसाइयों को करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो ये इन लोगों का जो सांप्रदायिक मानसिकता इनकी है, उससे परहेज करें। इसी मानसिकता ने हमारे बापू की जान ले ली थी। ये मानसिकता लोकतंत्र की पूरे तरीके से हत्या ना कर दे, पूरे तरीके से हत्या ना कर दी। महिमा जी की चिंता है, चिंतामणि जी से वो पूछ रही हैं कि जहां पे बारूद बो रहे हो, कल तुम्हें इधर से गुजरना हो सकता है। चिंतामणि जी, कुछ डर गए आप? देखिए, सबसे ज्यादा बारूद बोने का काम तो कांग्रेस ने किया है। सिख एक्सट्रीमिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट है वो इन्होंने आगे किए। मुसलमान जा रहे थे, इनको रोकने का काम इन्होंने यहाँ किया। पूरे देश में बारूद तो आपने बो रखा है। कोई विभाजन ही इस आधार पे हुआ था कि मुसलमान उधर जाएंगे, हिंदू इधर आएंगे। ये धार्मिक आधार पे विभाजन था, इन्होंने मांगा था, इनके पुरखों ने मांगा था। तो बारूद तो आप पहुंच चुकी है पूरे देश में और आपको ही इस पे गुजरना है। और इसीलिए आप सिमट करके थोड़े से हो गए, क्योंकि कांग्रेस जैसे ही मुस्लिम 18% होता है। एक बार बताओ चिंतामणि जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं, आप बार बार ये 47 के विभाजन धार्मिक आधार पर कहते हो, चाहते क्या हो? उस समय जो नहीं गए वो अब चले जाएं, मूलतः मंशा ये है क्या? सीधे तौर पे कहो ना। देखिए, हम तो ये मानते ही नहीं कि ये सवाल ये नहीं अब जो हो गया, लेकिन एक ऐतिहासिक गलती इन्होंने करी। तो अरे नहीं भाई, कैसे? मतलब आप बार बार तब से ये दलील दिए जा रहे हो और अपने कानून के संदर्भ में दलील दे रहे हो, तो मंशा क्या है? जो 17 करोड़ मुसलमान इस समय रह रहे हैं, उनको बांग्लादेश और पाकिस्तान चले जाएं, ऐसे हालात बना देने हैं आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो मैं कह सकता हूं भाई, हम तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। तभी पारसी केवल इस देश में, दुनिया में कहीं नहीं है। सुरक्षित है, प्रगति कर रहे हैं, बड़े बड़े बैंकर हैं, बड़े बड़े अधिकारी है, सेना नायक है। तो ये देखो चिंतामणि जी, फिर से आप गोल गोल घुमाने लगे। तब से दलील इतनी दबंगाई से दे रहे थे, मैंने सीधा सवाल कर लिया तो आप दाएं बाएं होने लगे। बता दो ना, मंशा क्या है, इच्छा क्या है, अभिलाषा क्या है? देखिए, अभिलाषा का तो कोई सवाल नहीं है। अभिलाषा तो समय के साथ जो होगी हो जाएगी, लेकिन विषय यह कि हम तो चाहते ही अपने पुरखों को पहचाने और ये तय करें कि जो हो गया हो गया। आपने यहाँ रहना स्वीकार किया तो अपनी संस्कृति को मानो, यहाँ के मूल्यों को स्वीकार करो और ये अपेक्षा छोड़ दो कि यहाँ कभी जो है हम गजवा हिंद करेंगे, यहाँ हम जो है मुस्तफा का शासन, जो निजाम है मुस्तफा लाएंगे। दाएं बाएं हो गया, लेकिन मुझे आखिरी दौर की बातचीत है, मेरा समय समाप्त हो रहा है। प्रेम कुमार जी के पास मैं रुक करता हूं। प्रेम कुमार जी, बतौर पत्रकार आपकी भविष्य की दृष्टि, विपक्ष ये आरोप लगा रहा था संसदीय समिति की बैठक के दौरान कि दिल्ली चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक को जल्दबाजी में एक बार फिर सदन में लाना चाहती है। क्या कहते हैं आप? भाजपा
न केवल सदन में लेकर आएगी बल्कि इस बार पारित भी करा ले जाएगी? क्या संशय है आपको, आपका आकलन? देखिए, इस बात के पूरे आसार हैं कि इसको लोकसभा में तो आसानी से पारित करा ली जाएगी, लेकिन राज्यसभा में हो सकता है ये इलेक्शन के हिसाब से इनको एक नैरेटिव गढ़ना है तो इस्तेमाल करे। इसी वजह से ठीक सदन के सत्र से पहले बिना पढ़ने का मौका दिए हुए जल्दी से ये रिपोर्ट बना करके पेश की जा रही है। जो प्रोसेस है उसको उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो इंटेंशन है वो इंटेंशन भी जग जाहिर है। तो मुझे पूरा लगता है कि लोकसभा में ये पारित करेंगे और जेडीयू की जो स्थिति है, उनके सांसद बिना ऐसे ही जा चुके हैं बीजेपी में, घोषणा बाकी है, वो हालात है। तो संख्या उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू जी को भी उन्होंने कर रखा है, तो बहुमत एनडीए के पास, बहुमत एनडीए के पास है। तो कुल मिलाकर अगर हम नतीजे पर पहुंचे, बातचीत के निष्कर्ष पर, तो भारतीय जनता पार्टी का आजकल पसंदीदा नारा है, जो कहा सो किया। तो वक्फ बोर्ड के संदर्भ में संशोधन विधेयक को लेकर भी ये दावा करने का मौका डॉक्टर चिंतामणि मालवीय को जल्द मिलेगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। बजट सत्र के दौरान अब इस विधेयक के प्रस्तुत होने पर तो संशय नहीं है, संशय शायद इसके पारित होने पर भी ना हो। पर क्या ये संशोधन मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए और देश की बेहतरी के लिए साबित होगा, यह आने वाला समय बताएगा। हमें उस समय का इंतजार रहेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार के ये विवाद होते हैं, इसको लेकर एक अजीब सी बेबसी जाहिर करता हुआ ये शेर है। हमारा शेर ये कहता है कि बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हबीब, बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हबीब, हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। अभी अमरोही ने क्या कमाल की बात कही थी। अच्छा समय चल रहा है, अच्छा वक्त है, अच्छे हालात हैं, इसे मानते हुए देश की बेहतरी में लगा जाए या आने वाले समय को भी खराब कर ले जाए। विचार आपको विचार कीजिएगा और मुझे याद दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए साथ बढ़ो।